जय हिंद क्लास। तो आप लोग ये सीरीज देख पा रहे हैं कि बायोलॉजी का ऑल एग्जाम से संबंधित दुनिया का जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम होते हैं, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सभी एग्जामों के लिए क्लास या वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हम लोग इस क्लास के अंतर्गत, इस सीरीज के अंतर्गत श्वसन चैप्टर जो है श्वसन तंत्र, उसका हम लोग यह पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, यानी कि सीरीज नंबर 2 करने वाले हैं। और आप लोग को जान करके खुशी होगा क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, तो इसका पार्ट 2 है यह। और यह पार्ट 2 में ही आप लोग का ये पूरा कंसेप्ट आज क्लियर होगा। जितने भी सारे श्वसन तंत्र से जितने भी सारे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ऑल एग्जाम में, वो सभी, यानी आप लोग को लो लेवल से लेकर के यूपीएससी तक के आपको सभी क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप लोग को पता है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम में बैठिए आप लोग का क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट होगा। तो एक तरफ से हम आपको सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्लियर कराते चलते हैं और दूसरा तरफ हम आपको पीवाई की प्रीवियस ईयर का ऑल एग्जाम का, एक दो एग्जाम नहीं बल्कि हम आपको एकदम ऑल एग्जाम का लो लेवल से लेकर के जितने भी सारे हाई लेवल यूपीएससी तक आपको क्वेश्चन को जो पूछे गए हैं पिछले 30 वर्षों में, उस सभी प्रश्नों को हम आपको कवर कराते चलते हैं। तो क्लास का टाइमिंग क्या आप लोग को पता है कि क्लास का टाइमिंग आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा और टेलीग्राम का नाम आपको दिख रहा होगा कि अध्ययन सागर वाला के नाम से ही आप लोग, जिस नाम से अपना यूट्यूब परिवार है उसी नाम से अध्ययन सागर वाला के नाम से आप लोग सर्च करिएगा तो यही लोगो होगा, यही नाम होगा, सेम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वहाँ पर जुड़ने से क्या होगा कि आपको बहुत सारे फायदे हैं। पहला है कि आपको जो है वहाँ पर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या मान कर चलिए कोई किसी का सेट लगाना है तो सेट के लिए आपको वहाँ पर पहले SW डाल दिया जाता है, फिर उसका सेट लगाइए, फिर उसका जो है आंसर की आप और सॉल्यूशन आप क्लास में कर लीजिए वीडियो में। और वो भी ये वीडियो होगा आप लोग को ऑनलाइन तो होता नहीं, ऑफलाइन होता है, अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें आप चाहे तो जितना भी स्पीड करके देख सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका परिवार, अपना परिवार अध्ययन सागर वाला का सपोर्ट हो सके और इससे आप लोग का तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं कोशिकीय श्वसन, यानी कि कोशिका में होने वाले श्वसन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेलुलर सिस्ट रेस्पायरेशन। तो यह मानव कोशिका के अंदर होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो मानव कोशिका के अंदर होता है। सबसे पहले हम आपको यही बताए थे कि कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट्स में आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग पिछला वीडियो, सभी वीडियो आप लोग देखते आ रहे होंगे। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कब, क्योंकि डेट भी एग्जाम के लिए काफ़ी मायने रखता है। तो ये 1964 ईस्वी में, 1964 कहते हैं, 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसीलिए इन्हें जो है वो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ, इन्हें साइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लेकिन यहाँ से और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, ये जो कोशिका है जिससे हम लोग अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, इसका जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। लेकिन इन्होंने कोशिका का खोज कब किया था? तो ये किए थे 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में किए थे। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो कहा जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर जो है ये है, मान लीजिए कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, यानी जिसे बोलते हैं केंद्रक। तो सबसे पहले कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव जो चिपचिपा द्रव होता है जिससे हमारा कोशिका सूख नहीं सके, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये चिपचिपा होता है। फिर कोशिका के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का
खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज यानी डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। क्या थे? रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन आप लोग को मन में सवाल आता होगा कि फिर इसका खोज कब हुआ था? तो ये 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई कि कोशिका के अंदर चिपचिपा द्रव पाए जाते हैं, तो क्या ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर भी द्रव पाए जाते हैं? तो बिल्कुल द्रव पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव कहते हैं। ठीक है, केंद्रिका द्रव। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं। ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक सवाल आता है मन में कि जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? तो अभी हम आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका द्रव कहते हैं। जब केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव को आपस में मिला देते हैं तो यही जीव द्रव्य का निर्माण कहलाता है। जीव द्रव्य का निर्माण करता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ तक हम लोग को क्लियर होगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ कोशिका का जिक्र आ गया था, इसीलिए हम आपको बता दिए। ऐसे भी चैप्टर 1 हम कोशिका ही कराए थे, तो आप लोग उसको न देखिएगा तो उसके बारे में और डिटेल से बताए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ कोशिका के बारे में हम एक झलक देख लेते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। वहाँ पर तो और बेहतरीन तरीके से बताया है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कोशिका के अंदर कितने प्रकार के श्वसन होते हैं। तो सबसे पहले यही पूछेगा कि कोशिका में श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है कि कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव हम आपको बता दिए हैं तो अब दिक्कत नहीं होगा। ये है मानकर चलिए कोशिका। कोशिका के अंदर चिपचिपा जो द्रव पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? तो ये कोशिका के अंदर ही पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी याद रखिएगा। आइए हम आपको कोशिका का इमेज दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले कोशिका श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका में श्वसन जो होता है जो 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिका द्रव में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी नाम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है? एक बार कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ड है। देखिए ये है हम लोग का कोशिका। जंतु कोशिका जो होती है वो गोल होती है। जंतु कोशिका गोल होती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। जंतु कोशिका गोल होती है, और पादप वाला कोशिका जो होती है वो चौकोर होती है। पादप वाला कोशिका जो होती है वो चौकोर होती है। पादप वाला कोशिका चौकोर होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए यह कोशिका। कोशिका के कुल कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका, चलिए यहाँ पर दिया गया है आप लोग का कोशिका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के कितने अंग होते हैं, के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि टोटल 10 अंग होते हैं। कितना? 10 अंग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी 10 अंग को देख लिए थे। चैप्टर 1 था कोशिका, आपको सेल नामक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी क्लास का। तो यह ये हो गया पूरा कोशिका। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, और ये कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले चिपचिपा द्रव उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। तो एक होता है कोशिका द्रव में, ये वाला में, और एक होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताना। आइए कोशिका श्वसन, यहाँ पर देखिए कि एक होता है कोशिकीय द्रव में जो अनॉक्सी श्वसन होता है, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसको डिटेल्स में देखते हैं कि कोशिका द्रव में श्वसन, तो यह कोशिका द्रव में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हम लोग नाक के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से जो सांस लेते हैं नासिक छिद्र के माध्यम से, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और जब कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन। बीज का अंकुरण जीवाणु तथा ईस्ट में अनॉक्सी श्वसन होता है, यानी कि बीज का अंकुरण के लिए बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जीवाणु का भी, ईस्ट में, ये सभी में अनॉक्सी श्वसन होता है, यानी कि इसे ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन होता है, फलस्वरूप एटीपी जो होता है, और एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो ये जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसमें किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी टूट करके ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाता है, और 2 एटीपी शेष बच जाते हैं, 2 एटीपी शेष बच जाते हैं, अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होता है, तो 2 एटीपी का लाभ यानी प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र चलता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, उसके बाद क्रेब्स चक्र चलता है, और ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को हम लोग एसीटाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटाइल। तो क्वेश्चन पूछेगा क्रेब्स चक्र तथा ग्लाइकोलाइसिस के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, तो एसीटाइल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में इसका नाम क्या है, ये कमेंट्स में बताना है। आप लोग को बताना है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसे ऑक्सी श्वसन मतलब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। ठीक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अभी हम आपको बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इस तरीके से चक्र चलता है उसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्रेब्स चक्र। ठीक है, अगला कहता है कि कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, और एक पायरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए कि कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस के जो समय होती है वो 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो कोशिका द्रव में जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जब होती है तो उसमें 2 एटीपी का 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन होता है। तो एक एटीपी को टूटने से, एक पायरुविक अम्ल को टूटने से, एक पायरुविक अम्ल को टूटने से जो है 18 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 को टूटने से कितना होगा, तो 36 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की कुल संख्या 39 हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कि 36 को तो हो गया कि एटीपी, एक एटीपी की ग्लाइकोलाइसिस हो, पायरुविक अम्ल का, एक पायरुविक अम्ल का ग्लाइकोलाइसिस होगा तो हो जाएगा 18 को, 2 का होगा 36 को। तो ये क्रेब्स चक्र 36 हो गया, और 2 को ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होता है, तो टोटल 38 एटीपी मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर कहता है कि 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एक ग्लूकोज का निर्माण जो होता है कितने एटीपी मिलकर के होता है, तो ये 38 एटीपी मिलकर के होता है, ये भी याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट होता है। कहता है कि क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्रेब्स चक्र के दौरान जो होता है कौन सी गैस निकलती है, तो ये CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि क्या इसे शुष्क बर्फ के भी नाम से जानते हैं, और ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, वायुमंडल में इसकी प्रतिशत कितना होता है। एक बार आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि वायुमंडल में इसकी कुल कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका पहला क्लास में हम आपको बताए थे। आगे कहता है श्वसनीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनका
कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन हो जाता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो कोई वैसा पदार्थ है जो सांस लेने के दौरान टूटता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए पचना जरूरी है। तो खाना पचता कैसे है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो खाना पचता है और फिर जा कर के हमें एनर्जी देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वसा में बदलेगा और वसा टूटेगा तो प्रोटीन में, और ये तब जा कर के हमारे शरीर को ये एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन जो कोशिका के अंदर होने वाली श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं, और बाह्य श्वसन का मतलब होता है जो नासिक छिद्र के माध्यम से लेते हैं हम लोग, उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। तो कहता है कि आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ों में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं। तो जो हम लोग फेफड़ा से लेते हैं उसे बाह्य श्वसन, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के अंदर होता है, उसे आंतरिक श्वसन के नाम से जानते हैं। आगे कहता है कि जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं, तो कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन, और फेफड़ा के माध्यम से जो सांस लेते हैं उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। अगला जो चैप्टर आता है आप लोग को आता है ब्लड, यानी रक्त आता है। तो रक्त के बारे में A to Z पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप लोग को देखिएगा कि ब्लड ग्रुप कुल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, ब्लड हम लोग को कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्लड एक प्रकार का कौन सा उत्तक आता है, A to Z ब्लड का खोज किसने किया था, BP यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, A to Z ब्लड की कमी से कौन सा रोग होगा, ये सभी चीज़ हम आपको A to Z कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए यहीं से आप लोग लेते हैं विदा। आप लोग चैनल पर नए हैं, इस परिवार में नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, और आप हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि अपना परिवार एक बड़ा सा परिवार बन सके। आप लोग को प्यार और सपोर्ट से टारगेट है कि जल्द से हम लोग का 100K का परिवार हो जाएगा। इस सभी का PDF आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो इस सभी का PDF आप लोग फ्री में ले सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, क्योंकि अध्ययन सागर वाला यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से अध्ययन सागर वाला सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पर यही नाम यही लोगों के साथ मिल जाएगा। नहीं तो आपको किसी भी तरीके से दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा या कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया होगा, वहाँ से भी आप जो लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम शो हो रहा होगा अध्ययन सागर वाला। तो चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।